नमस्कार। इस बेहद खास इकोनॉमिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। संडे का दिन, वित्त मंत्री का पूरे 85 मिनट का वो ऐतिहासिक भाषण और एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तय कर रहा है हमारे देश का नया आर्थिक रोडमैप। देखिए, ये सिर्फ एक बजट का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे देश की अर्थव्यवस्था का नया डिजिटल डीएनए कहा जा सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बजट के कुछ सबसे बड़े और मुख्य अंशों से। इसके बाद हम बात करेंगे आम आदमी और टैक्स की, फिर चलेंगे छात्रों, शिक्षा और रोजगार की तरफ। चौथे हिस्से में हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था पर फोकस करेंगे और अंत में होगा हमारा एकदम निष्पक्ष फाइनल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, बजट के मुख्य अंश यानी हमारा मैक्रो इंजन। किसी भी देश को तेज रफ्तार से दौड़ाने के लिए एक विशाल आर्थिक इंजन की जरूरत होती है। देखते हैं इस बार इसमें कितना ईंधन डाला गया है। 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे इस साल के बजट का कुल आकार है, यानी वो टोटल पैसा जो सरकार खर्च करने वाली है। अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो ये लगभग 7.7% ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर भले ही कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, ये आंकड़ा साफ बताता है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है? अगर हम इस रेवेन्यू ब्रेकडाउन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कुल कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 24% सीधे तौर पर बाजार की उधारी या ऋण से आ रहा है। इसके ठीक बाद नंबर आता है डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें 21% इनकम टैक्स से और 18% कॉर्पोरेट टैक्स से मिल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा करदाताओं की मेहनत और मार्केट की उधारी पर टिका हुआ है। अब पैसा आ तो गया, लेकिन ये खर्च कहाँ हो रहा है? यहाँ एक बड़ा रियलिटी चेक है। सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा तो सिर्फ उन पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है जो पहले लिए गए थे। ये एक काफी भारी कीमत है। इसके अलावा 22% हिस्सा राज्यों को करों में उनके शेयर के तौर पर दिया जाता है और देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखने के लिए रक्षा क्षेत्र को 11% का बजट आवंटित किया गया है। और अब आता है बजट का सबसे पावरफुल नंबर, 12.21 लाख करोड़ रुपए। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की जीडीपी का 4.4% हिस्सा अब सीधे नई सड़कों, पुलों, पावर प्लांट्स और एयरपोर्ट्स को बनाने में झोंका जा रहा है। ये कोई रूटीन खर्च नहीं है, ये आने वाले कई दशकों के विकास की एक बहुत ही ठोस और स्थायी नींव है। चलिए अब मैक्रो इकोनॉमी के बड़े बड़े आंकड़ों से निकलकर सीधे माइक्रो इम्पैक्ट पर आते हैं। भाग 2, आम आदमी और टैक्स, यानी वो नीतियां जो सीधे हमारी और आपकी जेब पर असर डालती हैं। तो टैक्स का क्या हुआ? सच कहें तो इस बार मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से 2025 की तरह ही स्टेटस को यानी यथास्थिति में है। कोई तत्काल राहत नहीं मिली है। लेकिन असली गेम चेंजर भविष्य में छिपा है। 1 अप्रैल 2026 से देश में एक बिल्कुल नया डायरेक्ट टैक्स कोड रोल आउट होने जा रहा है। इसका मतलब है कि 1961 का पुराना इनकम टैक्स कानून अब इतिहास बन जाएगा। ये एक ऐसा विशाल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो बस अगले साल हमारे सामने होगा। अगर हम अलग अलग मंत्रालयों के फंड्स पर नजर डालें तो रक्षा मंत्रालय सबसे आगे है। इसे लगभग 7.84 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त फंड मिला है। यह साफ तौर पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दिखाता है। इसके तुरंत बाद 2.73 लाख करोड़ के साथ ग्रामीण विकास और फिर गृह मंत्रालय का नंबर आता है। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। देश की सरहदें सुरक्षित रहेंगी और गांव की इकोनॉमी को तेजी से बूस्ट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, छात्र, शिक्षा और रोजगार। देश के युवाओं और खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस बार क्या प्लान है? यहाँ फोकस सीधे तौर पर जॉब क्रिएट करने और नई स्किल्स सिखाने पर है। विज्ञान और तकनीक में लड़कियों को आगे लाने के लिए हर जिले में स्टेम गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनेंगी ताकि पढ़ाई और इंडस्ट्री के डिमांड के बीच का गैप खत्म हो सके। दिव्यांग युवाओं को आईटी और एवीजीसी सेक्टर के लिए तैयार करने के लिए दिव्यांग कौशल योजना लाई गई है। और इन सबसे ऊपर 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड के साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जो रूरल एरियाज में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। भाग 4, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर। देश की इकोनॉमी का इंजन कैसे बन रहा है, आइए इसे समझते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस बार सचमुच एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रूट्स और 7 हाइब्रिड रेलवे कॉरिडोर्स पे मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही नई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनें लंबी दूरी के सफर का पूरा एक्सपीरियंस बदलने वाली हैं। और हां, रेलवे सेफ्टी, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता रही है, उसे एड्रेस करते हुए
कवच रेलवे सुरक्षा प्रणाली का अब युद्ध स्तर पर पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बूम सिर्फ रेल या सड़क तक सीमित नहीं है। भारत के पूर्वी तट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय नाम की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक योजना शुरू की गई है। ट्रांसपोर्ट में एक नया इनोवेशन लाते हुए देश में सी प्लेन के निर्माण को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है। लेकिन इन बड़ी बड़ी हाईटेक योजनाओं के बीच ग्राउंड रियलिटी यानी हमारे कृषि क्षेत्र को भी नहीं भुलाया गया है। किसानों को फर्टिलाइजर के बढ़ते दामों से बचाने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी का प्रावधान इस बजट का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब तक हमने भारी खर्चों की बात की, तो जाहिर है ये सवाल मन में आएगा कि क्या ये सब फाइनेंशियली सस्टेनेबल है? क्या देश बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं ले रहा? इसका जवाब हमें सरकार के इन कड़े आर्थिक लक्ष्यों में मिलता है। राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को सख्ती से 4.8% से कम करके 4.3% पर लाया जा रहा है। वहीं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किया गया है 2030-31 तक देश के कुल ऋण को जीडीपी के 50% तक सीमित करना। मतलब विकास की स्पीड तो तेज है, लेकिन वित्तीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 5, अंतिम विश्लेषण और प्रभाव। हमने लाखों करोड़ों के आंकड़े देख लिए, नई नई योजनाएं समझ लीं, लेकिन इन सब के बाद जो एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये बजट वास्तव में भारत के लिए सही है? अगर हम पूरे परिदृश्य का एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से मूल्यांकन करें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। इस बजट के स्पष्ट विजेता हैं रक्षा क्षेत्र, भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और पूर्वी तट का विकास। इन सेक्टर्स में जबरदस्त पैसा डाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर इस उम्मीद में था कि शायद इस बार टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलेगी या कोई तत्काल राहत मिलेगी, उनके लिए ये साल एक बार फिर से बिना किसी बड़े बदलाव के स्टेटस को यानी यथास्थिति वाला ही रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये पूरी तरह से कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का बजट है। इसमें शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म या अचानक खुश कर देने वाली घोषणाओं से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त वित्तीय अनुशासन को चुना गया है। एक बहुत ही मजबूत भविष्य की नींव तैयार की जा रही है। लेकिन क्या यह अनुशासित और लॉन्ग टर्म फोकस वाला विकास आम इंसान की रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियों को समय रहते सुलझा पाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में इस विशाल राजकोषीय इंजन की दिशा तय करेगा। इस खास इकोनॉमिक एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और हर चीज के पीछे